अगला पॉइंट जो है वो गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर है। अच्छा ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट पढ़ता जाता हूं, आप उसको एक्सप्लेन करते जाइएगा। पहला इसमें गौ आधारित अर्थव्यवस्था। देखिए, गौ गौ गुरुकुल, गौ माता, गुरुकुल और ग्रामोत्थान, ये तीनों आपस में लिंक्ड है। तो गुरुकुल, ग्राम का अगर उत्थान करना है तो उसमें एक अच्छा गुरुकुल हो, वो शिक्षा में कवर हो गया। एक अच्छा गौशाला हो, गौशाला अगर अच्छी होगी और तो गाय माता जो है वो हमारे स्वास्थ्य को भी मैनेज कर सकती है गौ आधारित पंचगव्य चिकित्सा के जरिए, और गाय माता जो है वो हमारी कृषि को भी मैनेज कर सकती है गौ आधारित जैविक खाद के जरिए, और गाय माता जो है वो हमारे विकास को भी मैनेज कर सकती है ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये गाय से जो घरेलू गैस का उत्पादन होता है, या गाय के गौमूत्र से और उससे जो बिजली उत्पाद होती है। और ये हम केवल कह नहीं रहे, हमारी मैनिफेस्टो टीम में जब संदीप जी ने बताया था कि एक जुगल है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वो चला रहे हैं, उन्होंने पूरे गांव को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है केवल एक गौ प्लांट लगाकर, एक गौ आधारित एक संशोधन केंद्र गौधन केंद्र खोलकर। तो उसी पर बेस्ड ये पूरा है। मैं एक एक पॉइंट को पढ़ देता हूं। भारतीय गौवंश की हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर ऐसा करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान लाया जाएगा। तो जब हम छोटे थे तो इंसान की हत्या से ज्यादा बुरा जो है वो गौ हत्या को माना जाता था, और आज अगर सरकार हमारे भारतीय गौवंश को, ये पहली ऐसी सरकार है जो आने से पहले कह रही थी पिंक रेवोल्यूशन, मोदी जी जो है वो बोलते बोलते नहीं थकते थे, और आने के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसने भारतीय गौवंश जो मिथुन वंश है, जिसकी नॉर्थ ईस्ट में पूजा की जाती है, उसके एक्सपोर्ट को, उसको काटने को लीगलाइज कर दिया। तो ये तो बहुत ही ज्यादा धर्मद्रोही लोग हैं। तो हम ऐसे लोगों के लिए मृत्यु दंड का ही प्रावधान होगा। जो भी भारतीय गौवंश की हत्या करेगा उसको, उसके लिए मृत्यु दंड से नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है कि शंकराचार्य के निर्देशानुसार गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। भारतीय नस्ल के गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ाया जाएगा। हमारे शंकराचार्य जी जो है वो आज भी पलवल में यात्रा कर रहे हैं, वो नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। कल बामनी खेड़े में थे, आज पलवल में है, पलवल से वो चलकर पृथला की तरफ जा रहे हैं। वो हमारे धर्म के राजा हैं। उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का प्रकल्प शुरू किया है, के लिए लड़ाई शुरू की है, और हम पूरी तरह से सभी शंकराचार्यों के पीछे खड़े हुए हैं। तो शंकराचार्यों के इसमें हम उनके साथ हैं, बिल्कुल जैसा वो निर्देश करेंगे वैसे ही हम करेंगे। हमने लिखित में भी शंकराचार्य जी को, ये चारों पीठ के शंकराचार्य जी का मिला हुआ एक संयुक्त प्रकल्प है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना, और उन्होंने बोला है कि जो गाय का नहीं वो हमारा नहीं। तो हमारी पार्टी लिखित रूप से उनके साथ ये पूरी तरह से हम समर्थन में है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सभी भारतीय गौवंश का पंजीकरण कर उनका रिकॉर्ड रखना, उससे अवैध तस्करी पर रोक लगेगी। तो जिस तरह से लोगों का आधार कार्ड है, तो अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो माँ का भी आधार कार्ड होना चाहिए। तो हमारी माता तो गौ माता भी है, तो गौ माता का बिल्कुल एक पंजीकरण होगा, उनका कार्ड बनेगा, और एक एक गौ माता को ट्रैक किया जाएगा। कोई तस्करी नहीं होगी इसके बाद से, कोई ऐसा नहीं होगा कि ट्रकों में भर के और उनको बांग्लादेश या इधर उधर उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है और छुप छुप के और उनको कत्ल खानों में भेजा जा रहा है। अगला पॉइंट है कि गौ मांस के आयात, निर्यात, व्यापार, इन तीनों चीजों पर आयात भी बंद। भारत में अगर गौ मांस को खाने वाले लोग हैं तो ये बर्दाश्त नहीं है। तो गौ मांस का आयात, गौ मांस का निर्यात और गौ मांस का व्यापार पूर्ण प्रतिबंध होगा, तथा ऐसे करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होगा। अगला जो है वो है गौचर भूमि से रिलेटेड। गौचर भूमि, अगर आप देखेंगे कि गांव-गांव में अभी भी गौचर भूमि है, और वो लगभग हर गांव में, किसी गांव में 20 एकड़ है, किसी गांव में 30 एकड़ है, हर गांव में एक गौशाला भी है। लेकिन गौशाला जो है उसका उसमें तो गौ माता का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, और गौचर भूमि पर वहां के राजनेताओं और भूमाफियों का कब्जा हो गया है, और वो वहां से कोई किराया वसूल कर रहा है, कोई किसी तरह से मछली पालन कर रहा है, कुछ ना कुछ करके। लेकिन वो गौचर भूमि जो है वो गौ माता के जो डेली घूमना है, जो उनका जो डेली वहां पे स्वास्थ्य है, उसके लिए यूज नहीं होती है। तो गौचर भूमि पर से भूमाफियाओं और राजनेताओं के कब्जे को हटाकर हर गौचर भूमि का स्वामित्व उस स्थान की गौ माताओं को दिया जाएगा।
जैसे मंदिर का स्वामित्व, ये हमने अपने सप्त संकल्पों में भी लिखा है कि मंदिर का स्वामित्व, मंदिर का जो ओनरशिप है वो उस मंदिर के डीएटी, उस मंदिर के भगवान को दिया जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई विष्णु भगवान का मंदिर है तो उसका स्वामित्व जो है वो विष्णु भगवान के पास ही होगा। अगर उसकी जमीन को कोई यूज करना चाहता है तो विष्णु भगवान की ही परमिशन चाहिएगी। हम लोग केवल केयर टेकर हैं। ये सनातन व्यवस्था है, हम सबको मालूम है। सनातन में यही व्यवस्था होती थी, किसी ने ऐसा नहीं किया। किसी इतने बड़े बड़े राजाओं ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन किसी ने अपनी पट्टी नहीं लगाई कि ये मैं फलाने राजा ने बना दिया है, इसने इस राजा ने बना दिया। तो ये हो रहा है, ये अभी जो नई व्यवस्था शुरू हुई है कि राम मंदिर के निर्माण में भगवान राम से ज्यादा राजनेताओं को उनका जो आसपास लोग हैं उनको चमक दमक दिखाई जाती है, ये पूरी तरह से बंद होगा। और जिस तरह से मंदिर का स्वामित्व भगवान के पास होगा, उसी तरह से गौचर भूमि का स्वामित्व वहां की गौ माताओं के पास होगा। गौ रक्षकों को लोकल पुलिस थानों के साथ जोड़कर कानूनी सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी जो है वो गौ रक्षकों को गुंडा बोलते हैं, लेकिन हम उनको धर्म रक्षक मानते हैं। अगर कोई गौ रक्षा का काम कर रहा है तो वो धर्म रक्षा का काम कर रहा है। हमारी सीधी लड़ाई है प्रधानमंत्री जी से इस बात पे। वो गुंडा बोलते हैं, हम गुंडा नहीं बोलते, हम उनको धर्म रक्षक मानते हैं। और पुलिस को उनके साथ जोड़कर उनको और संबल दिया जाएगा गौ रक्षकों को। तो उनको कानूनी सहायता दी जाएगी, उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और हम ये नहीं मानते कि वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से गुंडे होते हैं, वो धर्म रक्षक होते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्राम स्तर पर गोधन केंद्र खोले जाएंगे। ये वो पॉइंट है जिसके बारे में संदीप जी बोल रहे थे कि हर एक गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे गोधन केंद्र खोले जाएंगे, जहां सरकार ग्रामीणों से गोबर, गौमूत्र और जैविक रसोई व कृषि अपशिष्ट खरीदेगी। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे वो किचन वेस्ट हो या एग्रीकल्चर वेस्ट हो, और गोबर और गौमूत्र वो खरीदे जाएंगे लोगों से। तो इससे क्या है कि जो गौ माता या कोई जो नंदी, जो गौ माता दूध नहीं दे रही है या जिस नंदी का कोई उपयोग नहीं है, वो भी उसके भी गोबर और गौमूत्र को बेचकर लोग पैसा कमा पाएंगे। अब ये जो गोबर, गौमूत्र और ऑर्गेनिक वेस्ट जो खरीदा है, इसको खरीदकर गांव के स्तर पर ही एक केंद्र बनाया जाएगा और उस केंद्र से गैस प्रोड्यूस की जाएगी जो वहां के उस गांव के घरेलू उत्पाद में काम आएगी। तो उस गांव में गोधन केंद्र से उत्पादित गैस को उस गांव के हर घर में निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था होगी। इससे हर घर को रसोई के लिए निःशुल्क गैस प्राप्त होगी। तो आप सोचिए, एक तरफ तो हम अर्बन एरियाज में गैस के सिलेंडर को 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूरल एरियाज में जैसे ही ये प्लांट बनेगा वहां पे गैस जो है वो फ्री हो जाएगी। तो बस ये प्लांट बनेगा, प्लांट के बाद गोबर, गौमूत्र और ऑर्गेनिक वेस्ट खरीदा जाएगा और उससे ये गैस जो बनाई जाएगी, गैस तो बाई प्रोडक्ट है, गैस बाई प्रोडक्ट है, उस बाई प्रोडक्ट को पाइपलाइन के थ्रू उस गांव के हर घर में पहुंचा दिया जाएगा और हर घर की जो गैस है वो फ्री है। गोबर उनसे खरीदा जा रहा है, गैस उनको फ्री में दी जा रही है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो गोधन केंद्र है ये ऑपरेशनली ये चलेगा कैसे? तो ये केवल गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये ऑर्गेनिक खाद भी बनाएगा। उस ऑर्गेनिक खाद को उसी गांव को सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो ब्रेक इवन हो सके और वो एक उसका खर्चा निकल सके। तो बहुत ही सस्ते दामों में वो ऑर्गेनिक खाद उस गांव के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी और गोधन केंद्र से उत्पादित ईंधन का उपयोग कर देश को अगले, तो वहां से जो ईंधन जो निकलेगा, ईंधन का मतलब जो जिससे फ्यूल जो निकलता है, जिससे हम ट्रैक्टर चला सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, तो उसको भी वहां पर लोकल उसमें बेचा जाएगा और गाड़ियों को हाइड्रोजन बेस्ड और इस तरह से बेस्ड बनाया जाएगा। तो हर एक गांव अपने आप में डिसेंट्रलाइज्ड और इंडिपेंडेंट होगा। ये बहुत बड़ा प्लान है, बहुत व्यापक प्लान है और ऐसा नहीं है कि ये अनडूएबल है, ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता। इसको किया जा सकता है। हमारे ही कार्यकर्ता जुगल जी जो है वो ये कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरे गांव को इसी बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट दे रखी है और वो वहां से गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फ्यूल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत छोटे स्तर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यदि जनता आशीर्वाद देगी तो हम इसको पूरे देश के स्तर पे प्रोड्यूस करेंगे। अगला पॉइंट है कि पंचायत के स्तर पर पशु अस्पताल खोले जाएंगे जिसमें स्थायी पशु चिकित्सक नियुक्त किया जाएगा। तो जैसे लोगों के लिए ग्राम स्तर पे अस्पताल खोले जा रहे हैं, उसी तरह से ये वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी खोले जाएंगे।
जी अंकुर जी, इसमें एक और चीज था कि अरब देशों पर निर्भरता हम कैसे समाप्त करेंगे, ये भी बताइए, क्योंकि आज ये हम अरब देशों के हाँ गौ केंद्र से उत्पादित ईंधन का उपयोग कर देश को अगले 10 सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर अरब देशों पर निर्भरता को समाप्त किया जाएगा। ये हम लोगों को बार बार कहा जाता है, कतर के सामने वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका तेल आप कहां से लाओगे, तुमको पता है हम ये करेंगे, हम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। 10 साल में अरब मुक्त ईंधन होगा भारत, ये प्लान। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारत की सारी सरकारें, हमारे यहाँ है ये व्यवस्था, गैस की व्यवस्था थी हमारे यहाँ, पेट्रोलियम की व्यवस्था, केजी बेसन, हमारे यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार ने जानबूझ के उसको खराब कराया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हम आत्मनिर्भर बने, अरब नहीं चाहता हम आत्मनिर्भर बने, और वही हालत अभी है। तो हम बन सकते हैं, हमारे पास ये क्षमता है, लेकिन वो करने नहीं देते, क्योंकि फिर उनका समाज जो हम सबसे बड़े आयातक में से हैं, तो वो अगर खत्म हो गया तो वो लोग भूखों मर जाएंगे। तो स्थिति को हम पलटने का प्रयास करेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर है। हम दोनों तरफ चलेंगे, अरब मुक्त भी करेंगे गांव को, और गांव को ये जो हाई कमान मुक्त है ये भी करेंगे। ये जो ऊपर से हाई कमान के ऑर्डर आ जाते हैं जिसके बेसिस पे पूरे गांव अस्त व्यस्त हो जाता है, तो हाई कमान मुक्त भी गांव हो जाएगा। हर गांव डिसेंट्रलाइज होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। गांव की अर्थव्यवस्था, गांव का सारा चिकित्सा गांव में स्वयं होगी। तो गांव के लोगों को ज्यादा इंडिपेंडेंस भी मिलेगी, उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, उनको ज्यादा पावर भी मिलेगी, शक्ति संपन्न किया जाएगा उनको, और साथ के साथ उनको अरब से भी मुक्ति की जाएगी। तो अरब से मुक्ति के साथ साथ हाई कमान से भी मुक्ति होगी।